Hello dear students, our today's topic is types of operating system। आज की इस वीडियो में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की चार टाइप्स को डिस्कस करना है, जिनमें पहली टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी टाइप है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है और सम टाइम इसको मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। फोर्थ नंबर पर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो दो टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्ड यहाँ पर है बैच, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है जिसमें 3 कोर्सेज हो रहे हैं, एक कॉमर्स, दूसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स और तीसरे नंबर पर कंप्यूटर साइंस। अब तीनों कोर्सेज में 20-20 स्टूडेंट इनरोल्ड हैं और उस कॉलेज में एक ही कंप्यूटर लैब है जिसमें 20 कंप्यूटर्स हैं, 20 कंप्यूटर्स हैं। अब हर कोर्स के स्टूडेंट ने कंप्यूटर लैब करना है, तो वो क्या करते हैं कॉलेज वाले, वो हर क्लास के अकॉर्डिंग बैचेस बना देते हैं, बैच 1, बैच 2 और बैच 3। बैच 1 में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे जो कि एक टाइम में जाएंगे और कंप्यूटर लैब करेंगे। बैच 2 में दूसरे जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे जो कि लैब करेंगे, और बैच 3 में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो लैब करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस कॉलेज के बैचेस में स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बैच में जॉब्स होंगी। अब ये जॉब क्या है, यहां पर वर्ड यूज हो रहा है जॉब। होगा कुछ यूं कि बहुत सारी जॉब्स को, वो जो सिमिलर जॉब्स होंगी उनका एक बैच बनाया जाएगा और उस बैच को सिस्टम को दिया जाएगा कि इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट हमें दो। अब यहां पर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब को पहले समझते हैं कि जॉब बेसिकली क्या है। अब जॉब को समझने से पहले एक चीज हमने माइंड में रखना है, वो ये है कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि जो यूजर है जिसने कोई टास्क परफॉर्म करवाना है वो सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि दरमियान में एक ऑपरेटर है, वो अपनी जॉब को देता है उस ऑपरेटर को, और वो जो ऑपरेटर है वो उन जॉब्स में से जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उस तरह से उनको सॉर्ट करके बैजेस बनाता है और बैजेस को देता है सिस्टम को, और सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करता है। इस पूरी कहानी को हम थोड़ा टेक्निकल वे में समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉब की, क्योंकि वो एक नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जॉब के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? जॉब बेसिकली 3 चीजों के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले नंबर पर है प्रोग्राम, दूसरे नंबर पर है इनपुट डाटा, और तीसरे नंबर पर होती हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये तीनों चीजें होती हैं एक जॉब में। ठीक हो गया। अब ये तीनों चीजें, ये जो पहले ही हमने बता दिया, प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट डाटा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये पहले ही इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है, एक नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम है। अब होगा कुछ यूं कि ये जो जॉब्स हैं, यूजर ने ये जॉब जो प्रिपेयर करनी है वो उसने प्रिपेयर करनी है पंच कार्ड के ऊपर। एक पंच कार्ड के ऊपर वो अपनी जॉब को प्रिपेयर करेगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाई दी है इस पूरी के पूरे बैच ऑपरेटिंग को समझने के लिए। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 और इसी तरह से 6 यूजर हैं और 6 ही जॉब्स हैं। जॉब्स किसके ऊपर प्रिपेयर की गई? पंच कार्ड के ऊपर। और जॉब्स किन चीजों के ऊपर कंसिस्टेड है? प्रोग्राम के ऊपर, इनपुट डाटा और इसी तरह से कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हुआ कुछ यूं कि वो जो यूजर्स हैं उन्होंने अपनी अलग अलग जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है उसके अकॉर्डिंग उनकी जॉब्स हैं जो कि पंच कार्ड के ऊपर उन्होंने प्रिपेयर की हुई हैं, वो ये सारी जॉब्स देते हैं ऑपरेटर को। अब ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक पर्सन है जो कि इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या सिस्टम के साथ। अब इस ऑपरेटर ने क्या किया? इन सारी की सारी जॉब्स को सॉर्ट किया।
सॉर्ट किस बेस के ऊपर किया? नेचर ऑफ जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जॉब है, समझने के लिए हम बोल देते हैं, जिसके अंदर कोई ऑडियो होगी, कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर किसी फाइल को रीड करवाना होगा, कोई ऐसी जॉब होगी जिसके अंदर फाइल को राइट करवाना होगा, तो वो उनकी नेचर की बेस के ऊपर उनको सॉर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो 6 जॉब्स थी, ये 6 जॉब्स जब ऑपरेटर को दी गई तो ऑपरेटर ने इन 6 जॉब्स की नेचर के ऊपर 3 बैजेस बनाए। ठीक है जी, यहां पर आ गई बैच 1 के अंदर जॉब 1 और जॉब 6 एक बैच, जॉब 2 और जॉब 3 दूसरा बैच, और इसी तरह से जॉब 4 और जॉब 5 तीसरा बैच। 3 बैजेस उसने बनाए। वो जो बैजेस हैं वो किससे मिले हुए हैं? वो जॉब्स से मिले हुए हैं। और जॉब्स किसके ऊपर बनाई गई हैं? पंच कार्ड के ऊपर। पंच कार्ड को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो मेमोरी कार्ड की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेमोरी कार्ड है, उसमें हम डाटा है, हम उसको इंसर्ट करते हैं कार्ड रीडर में, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिस्टम हमारा रीड कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो जॉब्स हैं ये क्या है? पंच कार्ड्स हैं। 2 पंच कार्ड यहां पर हैं बैच 1 में, 2 पंच कार्ड यहां पर, 2 पंच कार्ड यहां पर, जिनके ऊपर जॉब्स हैं। अब ये ऑपरेटर क्या करता है? सबसे पहले बैच 1 को उठाएगा और इसको दे देगा सीपीयू को कि इसको क्या करो जी, एग्जीक्यूट करो। इसने इनपुट दे दी बैच 1 की। अब बैच 1 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी हमें आउटपुट मिलेगी। फिर जब ये बैच 1 पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसकी आउटपुट मिल गई हमें, फिर उसके बाद वो बैच 2 को देगा और इसी तरह से बैच 3 को देगा। ये पूरी की पूरी कहानी होती है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। आप इस डायग्राम की मदद से इसको इजीली समझ सकते हो। अब यहां पर काम तो हो रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो ऑपरेटर इन बैजेस को इंसर्ट करवा रहा था, वो जो पंच कार्ड्स हैं उनको जब इंसर्ट करवा रहा था, तब भी उसको टाइम उसके ऊपर कुछ वेस्ट हुआ। जब उसने यहां से आउटपुट की फॉर्म में उन पंच कार्ड को लिया, तब भी उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल उसने बैच 1 को दिया यहां पर सीपीयू को देने के बाद यहां पर वो इसकी आउटपुट ले रहा था, तो वो जो टाइम जो उसका बैच 1 को इंसर्ट करवाने में और आउटपुट को कलेक्ट करने में लगा, उस टाइम में ये जो सीपीयू है ये सीपीयू आइडल रहा। तो यहां पर जो यूटिलाइजेशन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीपीयू की, वो बहुत ज्यादा लो है। जो सीपीयू है वो बहुत ज्यादा टाइम आइडल बैठता है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इस आइडलनेस को या उसकी लो यूटिलाइजेशन को खत्म करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप आती है वो आती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके लिए इसको मैं पहले इरेज कर देता हूं और हम मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में लेकर आया जाए, ताकि जब कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो जाए तो सीपीयू खाली नहीं रहे, बल्कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास चला जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पहली है मेन मेमोरी, जिसको आप रैम भी बोलते हो, ये है रैम, और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सीपीयू, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसी तरह से सो ऑन प्रोसेसेस हैं रैम में। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये है नॉन प्रीएम्प्टिव। अब इसमें होगा कुछ यूं कि जब एक प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू प्रोसेस 1 को मिल गया, यहां पर है प्रोसेस नंबर 1। जब तक ये प्रोसेस नंबर 1 पूरे का पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक सीपीयू इस प्रोसेस को रोककर किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। होगा कुछ यूं, प्रोसेस नंबर 1 आएगा, वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर बारी आ जाएगी प्रोसेस नंबर 2 की। प्रोसेस नंबर 2 आएगा, वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बारी आएगी किसकी? प्रोसेस नंबर 3 की। लेकिन ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा था, प्रोसेस नंबर 1 ने खुद से ये कहा कि उसको सीपीयू को लीव करना है,
क्योंकि वो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है या वो कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, तो इस सूरत में क्या हो गया, इस सूरत में प्रोसेस नंबर 1 अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, यहां से वो निकल जाएगा। जैसे ही प्रोसेस नंबर 1 यहां से जाएगा, फौरन से आ जाएगा यहां पर कौन सा प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 2, सीपीयू प्रोसेस नंबर 2 को मिल गया। उसके बाद वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर बारी आएगी प्रोसेस नंबर 3 की। अब यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक प्रोसेस को जब सीपीयू मिला तो सीपीयू उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा अनटिल, जब तक वो जो प्रोसेस है वो खुद नहीं कहता कि उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होगी। किसी भी टाइम में जो सीपीयू है वो आइडल नहीं है। एक प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट के लिए भी जा रहा है तो अगला प्रोसेस रेडी है मेन मेमोरी में, रैम में, रेडी क्यू में कि उसको सीपीयू मिले। उस अगर वो दूसरा जा रहा है तो अगला प्रोसेस जो है वो रेडी है कि उसको सीपीयू मिले। ये है कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब यहां पर प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है, चले फायदा तो ये हो गया कि यहां पर सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गई, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस नंबर 1 है, इसको हम शुरू से देखते हैं। इसने चलना है 1 घंटा 1 आवर, और प्रोसेस नंबर 2 है, इसने चलना है 2 सेकेंड। अब प्रोसेस नंबर 1 सीपीयू के पास चला गया तो जो प्रोसेस नंबर 1 है वो 1 घंटा जब तक नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक प्रोसेस नंबर 2 की बारी नहीं आएगी। तो यहां पर जो प्रोसेस नंबर 2 है उसको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, जबकि उसको सिर्फ 2 सेकंड चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसको सम टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग विद राउंड रॉबिन भी बोला जाता है। और ये जो मल्टीटास्किंग है ये है प्रीएम्प्टिव। अब इसको समझते हैं कि ये जो मल्टीटास्किंग है ये किस तरह से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेन मेमोरी है और ये है सीपीयू। तो इसमें होगा कुछ यूं कि हर प्रोसेस को सीपीयू एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के लिए दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, जिसको टाइम क्वांटम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोसेस नंबर 1 है इसने चलना है 10 सेकेंड, और जो प्रोसेस नंबर 2 है ये चलेगा 2 सेकेंड, और प्रोसेस नंबर 3 है इसको चलना है 5 सेकेंड, और इनका जो टाइम क्वांटम है वो है 2 सेकेंड। अब इसमें कुछ यूं होगा कि सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 आ गया सीपीयू के पास यहां पर। अब सीपीयू ने इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलाना है, उसके बाद सीपीयू प्रीएम्प्ट हो जाएगा और प्रोसेस नंबर 2 को एलोकेट कर दिया जाएगा। अब जैसे प्रोसेस नंबर 1 के 10 सेकंड थे, ये 2 सेकंड के लिए इसको सीपीयू मिला, 2 सेकंड के लिए इसकी एग्जीक्यूशन हुई, तो ये यहां से प्रीएम्प्ट होकर वापस आ जाएगा कहां पर, वापस इसी मेन मेमोरी में। यहां पर ये आ जाएगा प्रोसेस नंबर 1, और इसके पीछे कितने सेकंड बच गए हैं जी, 8 सेकंड। जब ये प्रीएम्प्ट हुआ तो प्रोसेस नंबर 2 जो है इसको सीपीयू मिल गया, यहां पर प्रोसेस नंबर 2 आ गया। प्रोसेस नंबर 2 ने 2 सेकंड के लिए चलना है, तो ये प्रोसेस नंबर 2 की क्योंकि पूरी एग्जीक्यूशन ही 2 सेकंड में हो जानी है, तो प्रोसेस नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर बारी आएगी प्रोसेस नंबर 3 की। सीपीयू किसके पास प्रीएम्प्ट हो गया, प्रोसेस नंबर 3 के पास। प्रोसेस नंबर 3 ने 5 सेकंड चलना है, तो ये 2 सेकंड चलेगा। उसके बाद प्रोसेस नंबर 3 प्रीएम्प्ट होके फिर से इसको मिल जाएगी रेडी क्यू। 5 में से इसके कितने सेकंड बच गए, 3 सेकंड, और फिर से अब बारी आ गई किसकी, प्रोसेस नंबर 1 की। यहां पर हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट किया जाता है। उसके बाद सीपीयू जो है वो प्रीएम्प्ट हो जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको सीपीयू मिल जाता है। वो जो स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम के लिए जो है वो प्रोसेसेस रन होंगे, उसके बाद वो फिर से आ जाएंगे रेडी क्यू में, और फोर्सफुली उन प्रोसेसेस को यहां से जो है वो वापस भेजा जाता है रेडी क्यू में, या जिसको मेन मेमोरी बोला जाता है। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में किसी भी प्रोसेस को हम फोर्सफुली स्टॉप करके किसी और प्रोसेस को सीपीयू नहीं दे सकते थे। यह है कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का।
नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग। जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसको हम समझ लेते हैं, इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है CPU 1, CPU 2 और इसी तरह से CPU 3। ये है जी CPU 1, इसी तरह से CPU नंबर 2, CPU नंबर 3 और यहाँ पर है हमारे पास फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी। इधर बना लें या हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मेन मेमोरी या जिसको रैम बोलते हैं। अब रैम के अंदर है प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, 3 सो ऑन एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं फॉर एग्जांपल। तो होगा कुछ यूं, प्रोसेस नंबर 1 को दे दिया जाएगा CPU 1 को और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2 CPU 2 के पास चला जाएगा, प्रोसेस नंबर 3 CPU नंबर 3 के पास। एक ही टाइम के अंदर पैरेलल सारे के सारे प्रोसेसेस जो है यहां पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है किसका? मल्टी प्रोसेसिंग का। एक से ज्यादा जो है यहां पर प्रोसेसर्स हैं और पैरेलल एक से ज्यादा जो प्रोसेस हैं वो यहां पर रन हो रहे हैं। अब यहां पर ये जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहले जिसको बोला जाता है सिमेट्रिक और दूसरी जो इसकी टाइप है उसको बोला जाता है एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक जो टाइप है इसके अंदर जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयूज होते हैं, उन सब के इक्वल राइट्स होते हैं। सबको बराबर प्रोसेस दिए जाते हैं और वो सब इक्वल राइट पर काम कर रहे होते हैं। जबकि जो एसिमेट्रिक है इसके अंदर मास्टर स्लेव वाला रिलेशन होता है। एक जो सीपीयू होता है वो एज अ मास्टर काम कर रहा होता है और बाकी एज अ स्लेव काम कर रहे होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो मास्टर होगा उसकी आप बोल सकते हो अथॉरिटीज बोल सकते हो वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर्ड बाकी जो प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये दो टाइप्स भी आपने अपने माइंड में रखना है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।